नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर पीएम मोदी पर तेजस्वी का हमला। जंगल राज का युवा पर दिया अपना जवाब और कहा कि पीएम को बेरोजगारी भूखमरी पर भी बोलना चाहिए था। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस उम्मीदवार ने लगाया मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप और कलेक्टर को बताया भाजपा का एजेंट। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस उम्मीदवार ने बड़ा आरोप कलेक्टर पर लगा दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद भाजपा की बढ़ी चिंता और अब बनाई है दूसरी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, पहले चरण का चुनाव हो चुका है और उसके बाद जो उसमें से अंदर खाने जो इनपुट आ रही है, उसने भारतीय जनता पार्टी की चिंता में बढ़ा दी है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा जेडीयू को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जंगल राज का युवराज पर पीएम मोदी को तेजस्वी का जवाब, जरा बेरोजगारी भुखमरी पर भी बोल लेते। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने पहले चरण के मतदान के दिन चुनावी सभाओं में पीएम मोदी द्वारा मुद्दों पर बात नहीं करने पर निराशा जताई है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर भी उन्हें बोलना चाहिए। चुनावी सभा करने के लिए निकलने से पहले पटना में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए तेजस्वी से जब पूछा गया कि पीएम मोदी ने उन्हें जंगलराज का युवराज कहा, तो तेजस्वी ने कहा वो देश के पीएम हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, मुझे इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन वो आए थे तो उन्हें बिहार के विशेष पैकेज, बेरोजगारी, भुखमरी पर बोलना चाहिए था। लोगों की उम्मीद थी कि वो इस पर बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला। तेजस्वी ने कहा हमारे विरोध में तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार, बिहार सरकार, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और 30-30 हेलीकॉप्टर सब लगे हुए हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री इस तरह की बात करते हैं तो जनता सब जानती है और सब देख रही है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में बेरोजगारी, पलायन, गरीबी, कल कारखाने बंदी के मुद्दे पर जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, उसके लिए वो आम जनमानस को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनाव में नीतीश सरकार का भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। थाने से लेकर ब्लॉक और जिला मुख्यालय तक घूसखोरी व्याप्त है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस उम्मीदवार ने लगाया मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, कलेक्टर को बताया भाजपा का एजेंट। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। इंदौर के बाद सागर जिले की सुर्खी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पारुल साहू ने मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने पारुल साहू के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे हार की बौखलाहट बताया है। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाने के साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक सिंह पर भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा की मतदाता सूची में 9000 फर्जी मतदाता के नाम जोड़े गए हैं। पारुल ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत कर कलेक्टर को हटाने की मांग की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की बढ़ी चिंता, अब बनाई ये विशेष रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 71 सीटों पर बुधवार को मतदान खत्म हो जाने के बाद अब बीजेपी की निगाहें दूसरे और तीसरे चरण की सीटों पर है। बीजेपी आखिरी के दोनों चरणों में पहले से कहीं ज्यादा ताकत झोंकने की तैयारी में है। वजह के बारे में सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेताओं को एनडीए की मुख्य सहयोगी जेडीयू की जमीनी रिपोर्ट के बारे में कुछ नेगेटिव इनपुट मिले हैं। ऐसे में बीजेपी और ज्यादा ताकत झोंककर चुनाव में एनडीए को किसी भी तरह के नुकसान से बचाना चाहती है। बिहार में कुल 243 में से अभी 3 और 7 नवंबर को कुल 172 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी दूसरे और तीसरे चरण में अपने 30 स्टार प्रचारकों से अधिक सभाएं कराने की तैयारी में है। घर घर जाकर प्रचार के लिए भी विशेष तौर पर रणनीति बनाई जा रही है। कुछ स्टार प्रचारकों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण बीजेपी के चुनाव प्रबंधन पर कुछ असर पड़ा है। इससे पार्टी की चिंता बढ़ गई है। लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आइसोलेशन में गए सुशील मोदी, शाहनवाज हुसैन, राजीव प्रताप रूडी जैसे नेताओं की भरपाई दूसरे स्टार प्रचारकों से बीजेपी करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर और 3 नवंबर को रैलियां कर दूसरे और तीसरे चरण के चुनावों के लिए माहौल बनाएंगे। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि बिहार के कुछ क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है। हालांकि लोग जेडीयू से भले नाराज हैं, लेकिन बीजेपी से नहीं। ऐसे में पार्टी अधिक से अधिक जनसंपर्क और सभाओं के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
खाली कुर्सियां देख बीजेपी नेताओं पर फूटा उमा भारती का गुस्सा, बिना भाषण दिए हुई रवाना। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टियों को जीत दिलाने के लिए नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भी जमकर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही हैं, लेकिन मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। उन्होंने बीजेपी नेताओं को ही रखी कोटी सुना डाली। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती बुधवार को मेहगांव विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के समर्थन में सभा करने पहुंची थी, लेकिन परमिशन न मिलने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर सभा स्थल से 25 किलोमीटर दूर मेहगांव में उतरा, जिसके चलते नुहड़ गांव में सभा स्थल पर मंच पर पहुंचते ही उन्होंने अपनी नाराजगी संचालकों पर जाहिर की। बीजेपी नेता उमा भारती का गुस्सा उस वक्त और भड़क गया जब सभा में 200 लोगों की भी भीड़ नहीं जुटी। कार्यक्रम में जनता न होने और खाली पड़ी कुर्सियां देख उनकी नाराजगी बढ़ गई। उन्होंने मंच से ही संचालकों पर अपनी नाराजगी जाहिर की और बिना भाषण दिए रवाना हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा को भी देंगे वोट, मायावती के बयान पर प्रियंका ने पूछा, इसके बाद भी कुछ बाकी है। जी हां दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए सपा से हाथ मिलाया था, लेकिन उनके पारिवारिक अंतर्कलह के कारण बसपा के साथ गठबंधन कर भी वो ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। मायावती ने स्पष्ट कहा है कि राज्यसभा चुनावों में हम सपा प्रत्याशियों को बुरी तरह हराएंगे। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। इसके लिए अगर हमें भाजपा या किसी अन्य पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट देना पड़े तो हम वो भी करेंगे। इसके साथ ही मायावती ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों के निलंबन का भी ऐलान किया है। मायावती ने विधायक असलम रायनी, असलम अली, मुजतबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और वंदना सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है। मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सपा ने हमसे संपर्क बंद कर दिया और इसलिए हमने अपने रास्ते बदल दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का भी खुलासा करना चाहती हूं कि जब हमने यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए सपा के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया तो हमने इसके लिए बहुत मेहनत की, लेकिन जब से यह गठबंधन हुआ था तब से सपा प्रमुख की मंशा दिखने लगी थी। वो एसपी मिश्रा से लगातार यह कहते रहे कि चूंकि बसपा सपा ने हाथ मिला लिया है, इसलिए अब मायावती को जून 1995 वाला मुकदमा वापस ले लेना चाहिए। जब हमने लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद हमारे प्रति समाजवादी पार्टी के बदले व्यवहार को देखा तो महसूस किया कि हमने उनके खिलाफ 2 जून 1995 के मुकदमे को वापस लेकर एक बड़ी गलती की है और हमें उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। हमें थोड़ी गहराई से विचार करना चाहिए था। मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए इन बयानों के बाद प्रियंका गांधी ने तंज कसा है। अपने ट्विटर हैंडल से मायावती का वीडियो ट्वीट करते हुए प्रियंका ने लिखा कि इसके बाद भी कुछ बाकी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्याज के बढ़ते दामों को लेकर एनसीपी प्रमुख ने केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संकट के बीच प्याज के दामों ने सभी लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। प्याज के बढ़ते दामों को लेकर समूचा विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्याज की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि वह व्यापारियों पर लगाई गई प्याज की भंडारण सीमा पर केंद्र से बात करेंगे। सरकार के इस कदम के विरोध में नासिक की ज्यादातर कृषि उपज विपणन समिति मंडियों में व्यापारी प्याज की नीलामी में लगातार तीसरे दिन शामिल नहीं हुए। एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार लालसल गांव में एपीएमसी में भी यही स्थिति रही। महाराष्ट्र देश का प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य है। नासिक को प्याज का केंद्र माना जाता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में प्याज उत्पादकों और व्यापारियों से बातचीत करते हुए पवार ने बुधवार को कहा कि निर्यात प्रतिबंध और व्यापारियों के लिए भंडारण की सीमा को हटाने के लिए एक वृहद नीति की जरूरत है। इसमें सभी अंशधारकों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। पवार ने कहा, इस बारे में केंद्र के संबंधित अधिकारियों से जल्द बात की जाएगी। हालांकि इस फैसले से किसानों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन नीलामी को रोकना इसका विकल्प नहीं है। ऐसे में एपीएमसी में प्याज की नीलामी जल्द शुरू की जानी चाहिए। मुंबई में प्याज का खुदरा भाव 80 से 100 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए केंद्र ने पिछले सप्ताह खुदरा और थोक व्यापारियों पर 31 दिसंबर तक भंडारण या स्टॉक की सीमा लगा दी। सरकार ने यह कदम प्याज की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए उठाया था। खुदरा व्यापारी अब सिर्फ 2 टन प्याज का भंडारण कर सकते हैं। वहीं थोक व्यापारियों के लिए यह सीमा 25 टन है। पवार ने व्यापारियों से कहा कि वे बाजारों को नीलामी के लिए खोलें। उन्होंने निर्यात पर प्रतिबंध और साथ ही आयात प्रोत्साहन को विरोधाभासी बताया। उन्होंने कहा कि भंडारण की सीमा को भी हटाया जाना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। महागठबंधन का दावा, तेजस्वी की आंधी में उड़ जाएंगे सीएम नीतीश।
पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्षी महागठबंधन ने 71 में से 55 सीटों पर जीत का दावा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा व कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन के सभी दलों ने कहा है कि बिहार में उनके पक्ष में जो आंधी चल रही है उसमें नीतीश कुमार की सरकार उड़ जाएगी। अगली सरकार तो तेजस्वी यादव की ही बनेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं द्वारा तेजस्वी को अनुभवहीन बताते पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले के अनुभव को लेकर ही सवाल खड़े किए हैं। बिहार की 71 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मतदान हुआ। इसके बाद महागठबंधन के नेताओं ने अपने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जीत का दावा किया है। आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि इस बार एनडीए को कम सीटों से पर ही संतोष करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार में अगली सरकार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की बनेगी। एनडीए नेताओं द्वारा तेजस्वी यादव के अनुभव पर सवाल उठाने पर पवन खेड़ा ने कहा कि वे यह भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के पहले नरेंद्र मोदी भी केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पक्ष में जो हवा चल रही है उसमें नीतीश कुमार की सरकार उड़ जाएगी। कोरोना महामारी का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं व समर्थकों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। साथ ही शारीरिक दूरी रखने व मास्क पहनने पर बल दिया। वाम दलों की ओर से संवाददाता सम्मेलन में शामिल कविता ने कहा कि बिहार में चुनाव नहीं बल्कि आंदोलन चल रहा है। इसमें जनता महागठबंधन के साथ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंगेर में हुई पुलिस झड़प में मौत मामले को लेकर विपक्ष हमलावर, नीतीश बैकफुट पर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दिन बुधवार को मुंगेर की घटना को लेकर विपक्ष ने प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार पर जोरदार हमला बोला। उसने सोमवार की रात को देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई झड़प में कथित तौर पर पुलिस गोलीबारी में एक युवक की मौत को जलियांवाला बाग जैसी घटना बताया। मुंगेर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय चौक पर सोमवार देर रात देवी दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और सुरक्षा कर्मियों सहित 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस पर मुंगेर के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने कहा था कि वह भीड़ के बीच से किसी के द्वारा चलाई गई गोली से मारा गया था। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कहा था कुछ असामाजिक तत्वों ने दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पथराव किया जिसमें 20 जवान घायल हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने नीतीश को बताया युवाओं का खलनायक, कहा नौकरी का नाम सुनते ही काटने दौड़ते हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक दूसरे पर पलटवार करने का सिलसिला जारी है। इस बीच आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी ने सीएम को युवाओं का खलनायक बताया है। नीतीश को करे रिटायर। आरजेडी ने कहा कि बिहार की वर्तमान दयनीय अवस्था के प्रमुख कारण और बिहार के युवाओं खलनायक नीतीश कुमार के सामने नौकरी शब्द का नाम लो तो काटने के दौड़ते हैं, युवा शब्द कहो तो लाठी चार्ज करवाते हैं। अब नीतीश बाबू दिशा विहीन, संकल्प विहीन, शक्ति विहीन, युक्ति विहीन हो गए हैं। अब उन्हें रिटायर करें। आरजेडी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के लिए सवाल कुर्सी से कुछ समय और चिपके रहने का है। पीएम के लिए सवाल एक चुनाव जीतने का है, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सवाल अपनी मातृभूमि को बेहतर बनाने का है, अपने मजदूर, युवा व किसान भाइयों से किया हर वादा निभाने का है, हर बिहारवासी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या भाजपा का होगा प्रदेश में मुख्यमंत्री? नीतीश को झटका देने के लिए प्लान बी है तैयार। जी हां दोस्तों, क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय दूरसंचार और कानून मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रभावशाली जगह दी जाएगी? यह सवाल संघ और भाजपा के उन नेताओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है जो दूसरे राज्यों से बिहार में प्रचार करने गए हैं। काशी से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश से कुछ चेहरों ने अक्टूबर महीने से बिहार में डेरा डाल रखा है। कई राज्यों से भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने बिहार में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला है। नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर इनका कहना है कि चुनाव के बाद स्थिति अनुकूल रही तो मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सीटों के बंटवारे में भाजपा के जिम्मे 121 सीटें हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई राज्यों के भाजपा और संघ के अनुभवी नेताओं, कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार के लिए लगाया गया है। हर कार्यकर्ता नेता को पार्टी संगठन की तरफ से प्रतिदिन खाने पीने के लिए 500 रुपए, एक गाड़ी और ड्राइवर के साथ दोनों का खर्च भी दिया जाता है। रहने के लिए वातानुकूलित कमरे की व्यवस्था की गई है। चुनाव प्रचार में लगे इन नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहने वाली है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल रहेगी। भाजपा और जेडीयू के बीच में विधायकों का अंतर काफी बड़ा हो सकता है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के राज्य का मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। बताते हैं, राज्य में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री शाह के विश्वस्त रविशंकर प्रसाद से अच्छा कोई दूसरा ढंग का चेहरा नहीं है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।